कोट लखपत जेल, पाकिस्तान, लाहौर की सजाए मौत की कोठरी में कैद हूँ। 24 मई 71 की सुबह एक नंबरदार ने आकर मुझसे कहा कि निकलो, तुम्हें ड्योढ़ी में बुलाया गया है। एक फौजी अफसर तुम्हारा फैसला सुनाने आया है। मैं उसके साथ जेल की ड्योढ़ी में पहुंचता हूँ। मेरा दिल बुरी तरह से धड़क रहा है। वो मुझे मेजर अशफाक के सामने लाकर खड़ा कर देता है, जो मेरे फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल में सरकारी वकील था। उसने फैसला सुनाया, मिस्टर मोहनलाल भास्कर उर्फ मोहम्मद असलम, फौजी अदालत तुम्हें पाकिस्तान के खिलाफ जासूसी के इल्जाम में 14 साल कैद बा मशक्कत की सजा देती है। ये सुनते ही मैं खुशी से पागल हो गया, क्योंकि सजाए मौत से बच गया था, जो समरी कोर्ट मार्शल में मेरे लिए रिकमेंड की गई थी। मैं दौड़ता हुआ बैरक में आया। यारों ने समझा कि मैं बरी हो गया हूँ। बोले, क्या हुआ? मैंने कहा, राम बनवास। ये कहकर मैं अपनी कोठरी में आ गया और सोचने लगा उस लंबे सफर के बारे में जिसे मैं तय कर चुका था, और उसके बारे में जिसे अभी तय करना बाकी था। उस एकांत कोठरी में अतीत की परछाइयां धीरे धीरे मन पर उतरने लगती हैं। शुरू होती है दास्तां अपनी। अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान में क्या हो रहा है, इस जिज्ञासा को शांत करने को मन न जाने कब से व्याकुल था, और मैं कोई साधन ढूंढ रहा था। फिर सितंबर 65 की जंग ने तो मेरी इस जिज्ञासा को और भड़का दिया। 14 नवंबर 65 के धर्म युग में मेरा एक लेख छपा था, फिरोजपुर का आंखों देखा मोर्चा। फिर उसके बाद जब भगत सिंह की समाधि पर 23 मार्च का मेला लगा, तो वहां मंच पर मैंने ये पंक्तियां पढ़ी थीं, भगत सिंह को संबोधित करते हुए। तेरे लहू से सींचा है अनाज हमने खाया, ये जज्बाए शहादत है उसी से हम में आया। स्मरण रहे कि 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को लाहौर जेल में फांसी देने के बाद, जब सतलुज के किनारे उनकी लाश के टुकड़े किए जा रहे थे, पीछे पीछे लोग पहुंच गए और मजबूरन अंग्रेजों को लाश जलानी पड़ी थी। इन पंक्तियों पर लोगों ने बहुत वाहवाह की। जब मैं मंच से उतरा, तो एक अधिकारी सा लगने वाला व्यक्ति मेरे पास आया और बोला, भास्कर साहब, देश के लिए कविताएं पढ़ना बहुत सरल है, मरना बहुत कठिन। क्या वाकई आप में भगत सिंह वाला जवान शहादत भाव है? ये सुनते ही मैं जलाल में आ गया और बोला, साहब, जब कभी सीमा पर गोली चले तो बुला लेना। आपसे 4 कदम आगे चलूंगा, और पीछे भागने लगूं तो गोली मार देना। या देश के लिए कहीं भी आपको मेरी जरूरत पड़े, तो ये जिस्म जहां हाजिर है। वो साहब कौन थे? मुझे किसने इस राह पर प्रेरित किया, और मैंने क्या क्या किया, इसका जिक्र करना देश के हित में नहीं है। गुप्तचर का जीवन इतना एकाकी तथा आत्म केंद्रित होता है कि वो अपने भेदों की दुनिया में अपने प्रियजन को भी झांकने नहीं देता। मैं सुन्नत करवाकर मुसलमान बन चुका हूँ। ये बात मेरे माता पिता तो दूर, पत्नी तक को पता ना थी। ना वो ये जानते थे कि मैं क्या करता हूँ, कहाँ जाता हूँ। सीमा की ओर कभी आप नजर उठाकर देखें, तो साएं साएं करता अंधेरा ही अंधेरा नजर आएगा। पता नहीं मौत कहाँ किस रूप में छिपी बैठी रहती है। सांप या बिच्छू काट भी ले तो भी चीख नहीं सकते, वरना दुश्मन गोली मार देगा। कहीं जंगली सुअर दंदना रहे हैं, तो कहीं गीदड़ हुआ रहे हैं। पीछा करते हैं गोश्त पर पले हुए खूंखार कुत्ते, और इनसे दो चार होता है जासूस। बेसरो सामान 10 करोड़ दुश्मनों की 20 करोड़ आंखों से खुद को बचाए हुए, अपनी आंखों पर धूप का चश्मा चढ़ाए हुए, ताकि कोई उसकी आंखों से उसकी भावनाओं को भांप ना ले। अजनबी लोगों में, अजनबी शहरों में विचरता है, 100 तरह के स्वांग भरता है। हाँ, तो उन दिनों दंदनाती अयूब शाही लड़खड़ा रही थी। भारत से 10,000 साल तक लड़ने की बात यूएनओ में कहकर भुट्टो साहब लोगों के दिलो दिमाग पर छा गए थे, और तलवार बनकर अयूब साहब के सिर पर लटक रहे थे। अयूब साहब ने इन्हें पागल करार देकर दिमागी इलाज के लिए चीन भिजवाया, और ये मियाँ वहां से ऐसा आफत का परकाला बनकर आए कि अयूब का दिलो दिमाग हिला कर रख दिया। 1967 में जब ये कराची के बंदरगाह पर उतरे, तो कोई डर के मारे इनके स्वागत तक को वहां नहीं पहुंचा। लेकिन लोग शायद इनकी आवाज के इंतजार में थे, और ज्यों ही उन्होंने पुकारा, मजदूर, किसान, डॉक्टर, वकील, कॉलेज के युवक युवतियां सिर पर कफन बांधे निकल पड़े। जेलें भर गईं। मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। तमाम बड़े शहरों, लाहौर, सियालकोट, मुल्तान, लायलपुर, पेशावर, रावलपिंडी में कर्फ्यू लगा दिया गया। और यही वो दिन थे जब मैंने पाकिस्तान जाना शुरू किया था। शाम के 4 बजे थे। मैं आरा बाजार लाहौर छावनी में था। 3 घंटे के लिए कर्फ्यू में ढील दी गई थी। दुकानदारी के लिए कि अचानक पता नहीं कहां से सैकड़ों की तादाद में लोग जमा होकर अयूब शाही मुर्दाबाद, मिस्टर भुट्टो जिंदाबाद के नारे लगाने लगे, और गश्त करते सिपाहियों पर पत्थर बरसाने लगे।
तभी उनको चारों तरफ से गोलियां बरसाती फौजी जीपों ने आ घेरा। मैं दूर गहरे गड्ढे में से देख रहा था कि किस तरह लोग मरने वालों की लाशों तले अपने आप को छिपा रहे थे। कुछ गिरते पड़ते भागते निकल गए, पर शायद ही कोई ऐसा हो जो घायल ना हुआ हो। फौजियों ने भी अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी। जरा सा भी कोई हिलता दिखा, उसे गोली मार दी। और फिर ये इम्तियाज किए बगैर कि कौन जिंदा है कौन मुर्दा, उन्हें उठाकर 3 टनर फौजी गाड़ियों में फेंका गया। 20 फौजी गाड़ियां लाशों से भरी थीं, जो गंडा सिंह वाला सतलुज की ओर चल दी। फिर सुनने में आया कि उन लाशों के साथ भारी पत्थर बांधकर उन्हें सतलुज में डुबो दिया गया और वो मछलियों का चारा बन गईं। मुसलमानों ने मुसलमानों को मारा, आलम इस्लाम खामोश रहा, मुसलमान खामोश रहे। और मैं सोच रहा था कि अगर गलती से भी कोई मुसलमान भारतीय सेना या पुलिस के हाथों मर जाए, तो पाकिस्तानी भाई आलम इस्लाम के नाम ऐलान फरमाते हैं कि इस्लाम खतरे में है, इसका नारा लगाते हैं। और भारतीय मुसलमान भाई जज्बात में बहक जाते हैं, थानों को आग लगा देते हैं, दुकानें जलाते हैं और उस लोकतंत्र का दुरुपयोग करते हैं जिसे पाने के लिए उनके भाई पाकिस्तान में तरस रहे हैं और उनके सिर पर कहर बरसाया जा रहा है। आप सुन रहे हैं कुकू एफएम पर मोहनलाल भास्कर द्वारा लिखित मैं पाकिस्तान में भारत का जासूस था की ऑडियो बुक। मैं हूं आरजे गौहर परवेज। कुकू